Hello, my dear students, class ninth, chapter number 2, Economics, People as Resource, मानव संसाधन के रूप में। आज इस चैप्टर में हम लोग पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में आज जानेंगे। तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। हमने दो बच्चों के बारे में जाना, विलास और शकल के बारे में, कि वो किस तरीके के विभिन्न जो क्रियाकलाप होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो काम होते हैं उसमें वो जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल जो है उसको एक फर्म में नौकरी भी मिल गई थी। तो विभिन्न क्रियाकलापों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो होता है उसे हम तृतीयक यानी कि टर्टियरी सेक्टर्स बोलते हैं। तो इन 3 भागों में बांट दिया जाता है। तो जब हम प्राइमरी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी यानी वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन। खनन और उत्खनन जो होता है वो ज़मीन के नीचे से जो भी लोहा, तांबा, जो भी खनिज निकाले जाते हैं वो सभी खनिज इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। कोयला, अन्य उत्पाद, उन सभी को निकालना, ये है खनन और उत्खनन। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो हम जो खनन और उत्खनन है उसे माइनिंग और क्वेरिंग का नाम भी देते हैं। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में द्वितीय क्षेत्र को हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सामान मैन्युफैक्चर होता है, सामान बनता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें और इंश्योरेंस एटसेट्राज are included in this sector, in the territory sector. तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के बाद वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी किया जाता है। ये जो क्रियाकलाप होते हैं ये राष्ट्र की आय में मूल्य बढ़ाते हैं, मूल्यवर्धन करते हैं, उसे आगे ले जाते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इस पूरे सेक्टर के अंदर, इन दिस सेक्टर, है ना, तो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाई जाती हैं। इनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं बाजार की क्रियाएं और एक होती हैं गैर बाजार की क्रियाएं। बाजार की जो क्रियाएं होती हैं उसमें वेतन और लाभ के उद्देश्य से की गई जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, आपको उसका पैसा मिलता है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम का। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। जबकि जो गैर बाजार क्रियाएं होती हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उनका स्वयं उपभोग के लिए हम उत्पादन करते हैं। तो इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन होता है। तो ये चीज़ें फिक्स्ड, हम जो है ना एसेट्स के नाम से इनको जानते हैं।
self consumption, these can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed assets. तो ये है सेल्फ कंजम्पशन। तो अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम बांट दिया जाता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज करती हैं, आपकी माताजी भी तो घर के काम करती हैं, और पुरुष कहाँ करता है, या तो ऑफिस में जाता है या बाहर काम करने के लिए जाता है और खेतों में भी काम करता है। सकल की मानसीला खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं, परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है, क्या उसके लिए उसे कोई भुगतान किया जाता है? नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है, वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। हमारे घर में जो महिलाएं काम करती हैं, हमारी माताजी, बहन या और कोई, तो क्या उन महिलाओं का भुगतान राष्ट्र की आय में जोड़ दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। विलास की जो माँ थी, गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के बदले तब भुगतान किया जाता था जब वो श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। उनका जो काम है वो पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा जो होती है ना, वो व्यक्ति के आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में सहायता करती है, उसे आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। इसी से पता चलता है कि उस व्यक्ति को कितनी आय मिलनी चाहिए। आपने अगर कोई अच्छा काम सीखा हुआ है तो आपको उसकी आय मिलेगी, काम मिलेगा आपको बढ़िया। अगर आपने वो कार्य सही तरीके से नहीं सीखा है तो आपको उसके पैसे कम मिलेंगे। सीधा सा ये बात है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है ना। हमने देखा है ना, ऑफिसेज में, स्कूल में देखा है, बाहर भी देखा है, बहुत सी जगहों पर देखा है जहाँ पर ये पता पड़ता है कि किसी एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति है पुरुष है, उसे उसी स्थान पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और उसी काम को करने के लिए स्त्री को कम पैसे मिलते हैं। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं जो होती हैं ना, वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। बहुत सी जगह ऐसी जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। औरतों के साथ आपको मालूम ही है आज के समय में कैसा सलूक किया जाता है। उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं है। काम करके कब निकल रही हैं, रात में निकल रही हैं, कौन उनके साथ क्या कब कर दे इसका भरोसा नहीं है। रात में 10 बजे फैक्ट्री से छूटती हैं, रात में 12 बजे फैक्ट्री से छूट रही हैं, अपने घर जा रही हैं अकेली। तो ये है सुरक्षा। ये सुरक्षा मिलनी चाहिए उन्हें। और कानूनी सुरक्षा का भी यहाँ बहुत अभाव है। भारत में ऐसा अक्सर कर देखने को मिलता है। अनियमित जो रोजगार होता है, कभी मिला कभी नहीं मिला, इसे हम कहते हैं अनियमित रोजगार। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो और निम्न आय इस क्षेत्र की कुछ खास विशेषताएं हैं। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन।
Most women work where job security is not there. Various activities related to legal protection too is meagre. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector there is an absence of basic facilities. बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है, उनकी उपलब्धता वहाँ नज़र नहीं आती। इस क्षेत्र में औरतों को प्रसूति अवकाश नहीं मिलता। प्रसूति अवकाश इट मीन्स, समझते हैं आप लोग क्या होता है ये? मैटरनिटी लीव। जब किसी औरत को बच्चा होने को होता है तो उसे थोड़े दिनों पहले उसे छुट्टी दे दी जाती है। जब वो चाइल्ड 4 से 5 मंथ का होता है, छोटा सा पेट में, तब उसे मैटरनिटी लीव दी जाती है। और बच्चा होने के बाद लगभग 5, 6, 7 महीने तक वो काम पर नहीं आती और उसे लगातार उसकी तनख्वाह मिलती रहती है, वो तनख्वाह नहीं कटती। इसे हम कहते हैं मैटरनिटी लीव। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे शिशु की देखभाल करना और अन्य सामाजिक सुरक्षाएं, वो तंत्र, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। पर अगर देखा जाए तो हाउएवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल इंफॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मैन। उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्रक में देखते हैं हम, संगठित क्षेत्रक समझते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्रक, ऐसे क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो आपको इस पर छूट मिलेगी। मैटरनिटी लीव मिलती है 12-13 महीने की, लगातार एक साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। Some women have entered the administrative and the service, including jobs that need high levels of scientific and technical service. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सामान्य नौकरियों के अलावा कुछ महिलाओं को प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में जाती हैं। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। हमारे घर में बहुत सारी हमारी बहन होंगी या और कोई साथ में पढ़ रहा हमारा सहपाठी होगा, हमें पता है कि वो क्या बनना चाहता है, तो हमें उससे ये पता पड़ता है कि वो कहाँ जाएगा, वो कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में साइंटिस्ट बनना चाहता है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई सामान्य नौकरी करना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, बैंकिंग में जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। What she would or what he would like to take up as a career. Ask your sister, ask your classmates. Then told me, फिर मुझे बताना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी माने गुणवत्ता। गुणवत्ता कौन सी? जनसंख्या की गुणवत्ता। तो जनसंख्या जो है उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में बात करें तो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। किस पर डिपेंड करता है? साक्षरता दर पर। पढ़े लिखे हम कितने हैं, इस बात पर ये डिपेंड करता है कि हमारी क्वालिटी पॉपुलेशन की कैसी है, अच्छी है या बुरी है। हमारे यहाँ हेल्थ जो है ना, लिटरेसी रेट और हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल और फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर पर,
जीवन प्रत्याशा, व्यक्तियों के स्वास्थ्य, देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण, इन सब पर ये निर्भर करती है। तो हमारी जो गुणवत्ता है, हमारी जो क्वालिटी है, देश की समृद्धि दर को भी निर्धारित करती है। क्वालिटी जो है हमारी पॉपुलेशन की, वो ये डिसाइड करती है कि हमारा ग्रोथ रेट कंट्री का कैसा होगा, समृद्धि दर कैसी होगी। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या हमारी परिसंपत्तियां होती हैं। परिसंपत्तियां समझते हैं ना आप लोग कि नहीं समझते? परिसंपत्तियों का मतलब होता है हमारे घर की रखी हुई संपत्ति। कोई आपके पास अगर ट्रैक्टर है, आपकी कार है, आपके पास ज़मीन रखी हुई है, तो ये संपत्ति है आपकी। तो यही चीज़ें हमें निर्धारित करके बताती हैं कि हमारी परिसंपत्तियां कैसी होंगी। लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन ये हमारा एसेट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। अपने जीवन के शुरू के वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में उसे क्या किया? अच्छी नौकरी दिलाई और अच्छा वेतन मिला। तो ये उसे फल मिला। आप अच्छा पढ़ेंगे इस समय तो आपको आगे आने वाले समय में अच्छी नौकरी और अच्छा वेतन मिलेगा। जाहिर सी बात है आपको मिलेगा। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि सकल के विकास के लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल था, वो इनपुट था सकल की ग्रोथ के लिए। इसके लिए उसे नए मार्ग मिले, नई आकांक्षाएं आई उसके मन में, जीवन के मूल्य विकसित हुए। तो it opened new horizon for him, provided new aspiration, developed values of life। और वो ये कहता है कि न केवल सकल के लिए बल्कि हमारा जो समाज है उस समाज के लिए भी, उसके विकास में भी शिक्षा का एक अलग योगदान है। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है। तो और क्या करता है? और ये करता है कि इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। प्राथमिक शिक्षा में देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड इक्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। हमने देखा है कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण, गुणवत्ता, ये जब चीज़ें प्रदान की जाती हैं तो इन सब के मामले में जो लड़कियां होती हैं उन पर विशेष जोर दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। हर जिले में हमने देखा है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, वोकेशनल स्ट्रीम्स चलाई गई हैं वहाँ पर। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराया जाता है। व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना बनाई जाती है। पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी 1951 में जो शुरू हुई थी, उस पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं जो पंचवर्षीय योजना आई उसमें 3766.90 करोड़ रुपए हो गया है। इसका बढ़ा दिया गया। पहली योजना में सिर्फ पढ़ाई पर, शिक्षा पर इतना ही खर्च किया जाता था, 151 करोड़ रुपए, और अब तो और भी ज़्यादा उस पर बढ़ा दिया गया है। अगर हम
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो उसके प्रतिशत के रूप में भी शिक्षा पर 1951-52 में सिर्फ 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% बजट बढ़ गया था। इसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकार के जो दस्तावेज हैं ना, उन सभी दस्तावेजों में भी ये पता चलता है कि रिजर्व बैंक के द्वारा ये बजट बढ़ाकर 2017 और 18 में लगभग ये घटकर 2.7% बताया गया था। तो जो साक्षरता दर है 1951 में 18% थी, वो 2011 तक आते आते 74% हो गई, और अब हमारा 2020 चल रहा है, और यहाँ तक आते आते हमने शिक्षा के स्तर को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों के द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आपको फ़ायदा उठाना है, आपको अपने कर्तव्यों को जानना है, अपने अधिकारों को जानना है, तो आपको शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना आप? तो माय डियर स्टूडेंट, पढ़िए, लिखिए, अच्छी तरह रहिए, अच्छा जीवन बनाइए। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच में व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 16% अधिक होती है, गाँव में कम होती है। केरल में 94% 2011 की दी हुई है, अब 2020 चल रही है, अब तो यहाँ 99% है। बिहार में साक्षरता दर थोड़ी कम है। भारत के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां अभी भी स्कूल जो प्रणाली है वो फैल रही है, और दुर्भाग्यवश देखा जाए तो स्कूली शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने वाले उच्च दर ने बहुत इसे कमज़ोर बना दिया है। 6 से जो 14 साल की आयु के सभी जो स्कूली बच्चे होते हैं ना, उनको 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक कदम उठाया गया, जिस कदम का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान इट मीन्स सभी को शिक्षा दी जाएगी। प्लान आया हमारा एक ऐसा, इस प्लान के द्वारा बताया गया। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों ने, स्थानीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल की है। आपको मालूम है ना, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के में नामांकन बढ़ाने के लिए। उनमें 2 ऐसे कार्य किए गए जो पहल की गई। उनमें पहला सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया और दूसरा स्कूल लौटो शिविर, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना भी कार्यान्वित की गई है। दोपहर का भोजन मालूम है ना, मिलता है आपको गाँवों में। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या अब बढ़ने लगी है। 12वीं की जो योजना आई थी, पंचवर्षीय योजना, उसमें उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के जो नामांकन है उसमें अब बहुत वृद्धि हुई है। ये जो विश्व औसतन 26% जो है ना, उससे लगभग मिलती जुलती है। तो गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण, सूचना की जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके उपभोग का जाल बिछाने पर ये केंद्रित है। योजना दूर शिक्षा के लिए, दूर के क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, संचार प्रौद्योगिकी, इनकी शिक्षा देने वाले जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उन संस्थानों में हर चीज़ पर ये केंद्रित है। तो इस तरीके से विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की गई, कॉलेजों की वृद्धि की गई, छात्रों का नामांकन बढ़ाया गया, अध्यापकों की भर्ती भी की गई, और इस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाकर तैयार कर दिया गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। इस पॉइंट पर हम नेक्स्ट
डे पर चर्चा करेंगे। आज आपके लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे और इसे समझ भी रहे होंगे। लगातार वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। सबसे सब्सक्रिप्शन का जो बेल आइकन है हमारे लिए, वो भी आप दबाते रहें। इसी तरीके से वीडियोस को लगातार देखते भी रहें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।